हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजीसी लाइव में। हमने पिछली क्लास में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बताया। प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और सबसे अंतिम नंबर पे जो कार्यपालिका का अंग है वह है महान्यायवादी। यदि आप सबसे अंतिम नंबर पे कार्यपालिका के अंग पे जाएंगे, सबसे अंतिम नंबर पे जो कार्यपालिका का अंग है वो क्या है आपका, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महान्यायवादी होता क्या है। महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी का सबसे शाब्दिक अर्थ यह है कि ये भारत सरकार का या केंद्र सरकार का विधि परामर्शदाता होता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है कि केंद्र सरकार का विधि परामर्शदाता या केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार किस व्यक्ति या किस संस्था को कहा जाता है, उस संस्था का नाम क्या है, महान्यायवादी। कार्यपालिका के बहुत से अंग हैं केंद्र सरकार में। पहले नंबर पे आपने पढ़ा राष्ट्रपति, फिर पढ़ा उपराष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे पढ़ा प्रधानमंत्री, उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद, और सबसे अंतिम नंबर पे है महान्यायवादी। महान्यायवादी एक ऐसा पद है भारत के संविधान में जो भारत सरकार का या केंद्र सरकार का विधि परामर्शदाता, या उसी को हम कानूनी सलाहकार, या सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द बनता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी से, कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे माना जाता है। तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जिसे माना जाता है उसका नाम क्या है, महान्यायवादी। जैसे केंद्र में महान्यायवादी का पद है वैसे ही राज्य में भी है महाधिवक्ता का। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समकक्ष होते हैं। वो केंद्र सरकार के लिए है महान्यायवादी, और महाधिवक्ता किसके लिए है, राज्य सरकार के लिए। यदि केंद्र सरकार से पूछेगा तो उसका जवाब क्या होगा, महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI कहते हैं, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया। दूसरा जो शब्द प्रश्न बनता है भारत के संविधान में महान्यायवादी से संबंधित, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पद है या महान्यायवादी का पद है उसका उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में किया गया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो उस अनुच्छेद का नाम क्या होगा, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में सिर्फ महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि महान्यायवादी का पद कैसा होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, उसकी योग्यता क्या होगी, और साथ ही साथ उसका कार्यकाल क्या होगा, उसके कर्तव्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होगी। उन सब बातों का उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 76 में। मतलब कहा जाए अनुच्छेद 76 क्या बताता है, भारत सरकार के महान्यायवादी के पद का पूरी तरह से विस्तारित रूप से उल्लेख करता है। तो दो प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत सरकार का विधि परामर्शदाता या भारत सरकार का कानूनी सलाहकार या भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे कहते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा, महान्यायवादी। और महान्यायवादी की क्या होती है, नियुक्ति होती है। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्ति, उसी तरह महान्यायवादी की भी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मतलब पहला और दूसरा जो इससे संबंधित सवाल बनेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के उपखंड 1 में। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में 4 महत्वपूर्ण उपखंड हैं, जिसमें जो सबसे पहला उपखंड 1 है जो महान्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन करता है। अब उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है भारत के संविधान में, तो यह बताया गया है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। मतलब यह कहा जाए कि महान्यायवादी की योग्यता नहीं बताई गई है। महान्यायवादी की योग्यता जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता पढ़ना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय की जो भी न्यायाधीश की योग्यता है वही योग्यता किसकी है, महान्यायवादी की है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है उसमें जो सबसे पहला नंबर है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो महान्यायवादी के पद पर आपको क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि 5 वर्ष तक आप किसी एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में जज के रूप में क्या रहो, कार्यरत रहे हो।
और तीसरा जो सबसे अंतिम नंबर पे ये है कि 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में आप अधिवक्ता के रूप में यदि कार्यरत रहे हैं, तब जाके आपको क्या बनाया जा सकता है, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है उसमें सबसे पहले नंबर पे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि किसी भी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में आप 5 वर्ष तक जज के रूप में क्या कर रहे हो, कार्यरत रहे हो। तीसरे और सबसे अंतिम नंबर पे ये है कि क्या नाम है, 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में आप क्या रहे हो, अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे हो। और एक और जो अंतिम नंबर पे है, राष्ट्रपति की नजर में आप क्या हो, विधि के ज्ञाता हो। इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को यदि आप परिपूर्ण करते हैं और साथ ही साथ भारत के नागरिक हैं, तो आपको राष्ट्रपति क्या करेगा, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर देगा। क्योंकि भाषा यही लिखी गई है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नामित करेगा या नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता मैंने बता दी आपको। यह बात कहां लिखी गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के उपखंड 1 में। कि नियुक्ति कैसे की जाएगी, नियुक्ति कौन करेगा। परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। यही बन जाएगा कि महान्यायवादी की योग्यता क्या है, तो महान्यायवादी की योग्यता वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता आपको बताया जा चुका है, उन सब बातों को याद कर लीजिए। अगला है महान्यायवादी के कर्तव्य क्या है। तो महान्यायवादी के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 76 के उपखंड 2 में बताया गया है। पहला जो कर्तव्य यह है कि भारत सरकार को किसी प्रकार का कानूनी परामर्श देगा। भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, और खासकर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को किसी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यह कानूनी परामर्शदाता है, विधि परामर्शदाता है। तो किसी प्रकार की इसको कानूनी समस्या का सामना करना पड़ता है प्रधानमंत्री को या भारत सरकार को, तो महान्यायवादी क्या करेगा, उनको परामर्श देगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के उपखंड 2 में बताया गया है। या राष्ट्रपति समय समय पर जो कार्य महान्यायवादी को सुपुर्द करेगा, कानूनी विषयों से संबंधित, विधि विषयों से संबंधित, उस पर भी सलाह कौन देगा, महान्यायवादी। मतलब कहा जाए महान्यायवादी का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य यही है कि भारत सरकार को क्या करना, विधि परामर्श देना, भारत सरकार को कानूनी सहायता देना। किसी प्रकार से उसको कानूनी सहायता की जरूरत है तो वो क्या करेगा, उनको कानूनी सहायता प्रदान करेगा, विधि परामर्श देगा। और राष्ट्रपति यदि समय समय पर यदि उसको कोई कार्य विधि से संबंधित सुपुर्द करते हैं तो उन विषयों पर भी क्या करेगा, परामर्श देगा। ये महान्यायवादी के क्या है, कर्तव्य है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के उपखंड 2 में बताया। जिस कर्तव्य के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है वो उस कर्तव्य का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। और उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए उसको कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 का उपखंड 2। अगला है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 76 का तीसरा जो सब क्लॉज है उसमें क्या बताया गया है। तो आपको मालूम है भारत में 3 प्रकार के न्यायालय हैं। यदि आप न्यायालय को देखते होंगे तो पिरामिड के माध्यम से बताया जाता होगा। पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट, दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला व सत्र न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला व सत्र न्यायालय। अनुच्छेद 76(3) महान्यायवादी को एक अधिकार देता है कि वो किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। मतलब किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के किसी भी विषय पर प्रश्नगत किया गया है तो भारत सरकार की तरफ से पैरवी करने का उसे क्या है, अधिकार दिया गया है। और वो किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की क्या कर सकता है, बातों को रख सकता है उस न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में भी रख सकता है, देश की जो सबसे बड़ी न्यायालय है जिसको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। राज्यों में जो सबसे बड़ी न्यायालय होती है उसे उच्च न्यायालय कहते हैं। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। तीसरे नंबर पे है जिला व सत्र न्यायालय जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहते हैं। तो महान्यायवादी को जो शक्ति दी गई है
वो अधिकार दिया गया है किसी भी न्यायालय में वो क्या कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, भारत सरकार की बातों को रख सकता है, यदि भारत सरकार पर किसी प्रकार का प्रश्नगत किया गया है। ये उसे क्या है, विशेष अधिकार दिया गया है। यदि अनुच्छेद 76 के उपखंड 3 को समझना हो तो महान्यायवादी को किसी भी न्यायालय में सुनवाई का क्या है, अधिकार है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के उपखंड 3 में। मतलब महान्यायवादी यदि भारत सरकार का किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष रख रहा है तो किस अनुच्छेद के तहत रख रहा है, तो उस अनुच्छेद का नंबर होगा अनुच्छेद 76 का उपखंड 3। अगला और सबसे अंतिम जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 से, वह है अनुच्छेद 76 का उपखंड 4। अनुच्छेद 76 के उपखंड 4 में यह बताया गया है कि महान्यायवादी का जो पद है वो क्या है, प्रसाद पर्यंत पद है। पिछली क्लास में हम आपको प्रसाद पर्यंत के बारे में बता चुके हैं। प्रसाद पर्यंत का जो शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपको नियुक्त किया गया है वो जब चाहेगा तब आपको क्या कर सकता है, हटा सकता है। मतलब उसके प्रसाद पर ही आप उस पद पर क्या कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रसाद पर्यंत। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा। मतलब महान्यायवादी को जब चाहेंगे तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनके पद से हटाकर किसी और दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के उपखंड 4 के अनुसार क्या माना जाता है, प्रसाद पर्यंत माना जाता है। जिसमें भाषा क्या लिखी गई है, भाषा ये लिखी गई है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर महान्यायवादी का पद धारण किया जाएगा। मतलब महान्यायवादी क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करेगा, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 76 के उपखंड 4 में। ये तो था अनुच्छेद 76 जिसमें महान्यायवादी की नियुक्ति, साथ ही साथ महान्यायवादी का कार्यकाल, कैसा उसका पद है, उसकी योग्यता, इन सब बातों का उल्लेख किया गया था। अब अंतिम नंबर पे जो अनुच्छेद है जो महान्यायवादी से संबंधित है वह है अनुच्छेद 88, जिसमें महान्यायवादी को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि संसद में 2 महत्वपूर्ण सदन है, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। ये 2 सदन कहां पे माने जाते हैं, संसद के 2 महत्वपूर्ण सदन हैं। इन दोनों सदनों में बैठक में भाग लेने का, साथ ही साथ अपनी बातों को रखने का, विचार व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का महान्यायवादी को क्या है, अधिकार है। मतलब महान्यायवादी को एक विशेष शक्ति दी गई अनुच्छेद 88 के अनुसार कि वो संसद के किसी भी सदन में, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। जानते हैं संसद का सत्र चलता है तो उस बैठक में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। साथ ही साथ वह अपने विचार को अभिव्यक्त, मतलब अपने विचारों को रख भी सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 क्या कहता है, महान्यायवादी को एक विशेष अधिकार देता है कि वह संसद के किसी भी सदन में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, सता उस बैठक में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। मगर उसको एक चीज का अधिकार नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए वो बिल कोई पास हो रहा हो, कोई विधेयक पास हो रहा हो, उस विधेयक को पास करने में उसको वोट देने का प्राधिकार नहीं दिया गया है, उसको सिर्फ क्या दिया गया अधिकार, उस बैठक में भाग लेने का, अपनी बातों को, अपने विचारों को क्या करने का, अभिव्यक्त करने का, मगर उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। और यह बात कहां बताई गई है, अनुच्छेद 88 में। यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद था और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी। एक भारत सरकार के, या कह सकते हैं केंद्र सरकार की कार्यपालिका का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कानून से संबंधित है, विधि से संबंधित है। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी भारत सरकार का। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।